देखिए हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव राजकुमार सिंह हैं जो मटिहानी से विधायक हैं और इनकी जो चर्चाएं वो लगातार बिहार की राजनीति में जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद से ही थे, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी से जीत कर आए थे। फिलहाल जदयू में विधायक हैं, जदयू के से हैं और बात करेंगे क्योंकि मटिहानी के लिए बहुत सारा काम इन्होंने किया। तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जब आप मटिहानी में उस वक्त एक बदलाव का बयार लेकर के आप आए थे और उस बदलाव के बयार में ही आप जीते थे, तो क्या कुछ ऐसा काम है जो आपके द्वारा मटिहानी में किया गया है? मटिहानी में मटिहानी के लोगों की जो इच्छा थी, जो उनकी अपेक्षा थी, लोग एक तरीके के बिल्कुल विकासहीन राजनीति से मुझे लगता है कि लोग त्रस्त आ चुके थे। मटिहानी के राजनीति की संस्कृति नारियल और कंबल के वितरण तक सिमट के रह गई थी। न कहीं सड़क था, न स्कूलों की स्थिति अच्छी थी, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बदहाल थी। तो इन सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया और मैंने एक चुनाव में आने से पहले मैं कोई बहुत राजनीति से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रखता था, लेकिन चूँकि मैं मटिहानी का ही मैं भी हूँ, तो वहाँ पे जब मैंने उसकी स्थिति देखी तो मुझे लगा कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि मटिहानी की महान जनता ने मुझ पे यकीन किया, विश्वास जताया और मुझको सदन में भेजा। और सदन में आके मैंने भी प्रयास किया पूरी ईमानदारी के साथ कि जो आशाएं और अपेक्षाएं लोग रखते हैं विकास के प्रति, उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने मटिहानी के विकास के किसी भी आयाम को अधूरा नहीं छोड़ा, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, गंगा में जो हर साल कटाव आता है उससे कटाव निरोधक कार्य हो। इन सारे क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के सरकार ने हमारा सहयोग किया और मटिहानी में आज विकास की हर क्षेत्र में बयार बढ़ रही है। कौन ऐसे कार्य हैं जो अभी बचे हुए हैं, उसको लगता है जो आएंगे दोबारा तो उसको पूरा किया जाएगा? क्योंकि देखिए सबसे पहले होता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दो चीज़ों जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो क्या यह जो दो चीज़ें इस पर काम हुआ है? देखिए इन क्षेत्रों में कार्य तो हुआ ही है, लेकिन देखिए हमारा उद्देश्य है मटिहानी को एक आदर्श विधानसभा के रूप में उसको उपस्थित करना। और कोई भी विधानसभा तब तक आदर्श नहीं होगा जब तक कि उसका हर पंचायत, हर गांव आदर्श स्थिति में आ जाए। हमने स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए और कई अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मटिहानी विधानसभा में बन के तैयार हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हुए हैं, लेकिन मेरी ये निश्चित रूप से इच्छा है कि हर पंचायत हमारा आदर्श स्वरूप ले। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा हुई थी, प्रगति यात्रा, उसमें मनियप्पा पंचायत में वो गए थे और वहाँ पंचायत की स्थिति निश्चित रूप से कमोबेश आदर्श स्थिति में लाने का प्रयास हुआ। आप भी मनियप्पा जब बेगूसराय जाएंगे तो आपसे आग्रह होगा कि आप वहाँ जरूर जाएं, विजिट करें उस पंचायत को। आपको लगेगा कि हाँ, एक पंचायत का ऐसा स्वरूप होना चाहिए। और जब ये हुआ तो बचे हुए जितने कार्य थे वहाँ 2 ऐसे मोहल्ले थे जहाँ जब से उनकी बसावट हुई, एक गुल्लक टोला और रजक टोला, लोग कहते हैं 150 साल से उन लोगों को संपर्क पथ तक नहीं था। आज 12-12 फीट का रोड दोनों मोहल्लों में, बहुत बिल्कुल ही गरीब लोगों का मोहल्ला है, नाम से ही आपको परिलक्षित हो रहा है और बन के तैयार है। वो मनियप्पा पंचायत में ही है। तो मेरी यही है कि मटिहानी का कार्य तब तक मैं अधूरा मानूंगा जब तक कि उसका हर पंचायत आदर्श स्थिति में ना आ जाए। अच्छा, अब तो ये तो मटिहानी की बात होगी, लेकिन चर्चाएं हैं राजकुमार सिंह की बात अभी भी होती है। तो बिहार की राजनीति में जो लोग राजनीति की समझ रखते हैं उन्हें आप कहीं न कहीं याद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त अकेले लड़ रही थी तमाम विधानसभा क्षेत्रों में, और उस वक्त ये देखा जा रहा था, जो हम लोग भी जो आकलन किए थे, जो उम्मीदवार हैं जो मजबूत हैं, जो क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं, लोग पसंद करते हैं, वही जीत करके आएंगे। और वह हुआ वही जो आप कहीं न कहीं तमाम जो एनडीए की लहर, ये तमाम चीज़ होने के बावजूद भी आप वहाँ से मटिहानी से जीत के आते हैं। तो आपको जिस पार्टी ने टिकट दिया, आप क्या लगा जो शायद अकेले पड़ जाएंगे तो विकास उतना अधिक नहीं हो पाएगा, या नीतीश कुमार जी से प्रेरित होकर के इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? जो देखिए, मेरा एकमात्र राजनीति में आने का उद्देश्य था मटिहानी का विकास, और मैं इसी उद्देश्य से राजनीति में आया था। लोक जनशक्ति पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं उस पर विजयी हुआ। इसके लिए मैं निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी का आभारी हूँ कि उन्होंने भी मुझ पर विश्वास किया। और सबसे ज़्यादा
विश्वास मटिहानी की जनता ने किया मुझ पर, और उस जनता के विश्वास पे खड़ा उतरने के लिए, चूँकि हमारी स्थिति ये थी, जब हम जीत कर भी आए तो कुछ दुविधाजनक स्थिति थी, हम एनडीए में थे भी और नहीं भी थे। ये डुअल स्थिति में विकास के कार्य कभी हो नहीं सकते हैं, और मेरी प्रतिबद्धता हमेशा से लोगों के प्रति थी। मैं किसी दल से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ नहीं था, लोक जनशक्ति पार्टी का कोई मैं पुराना कैडर नहीं था, मैं उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ बहुत पुराना व्यक्ति नहीं था। मैं चुनाव के वक्त ही उनकी, मैं कैंडिडेटली बोल रहा हूँ, उसी वक्त मैं आया था, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं जीत कर आया। लेकिन मेरी प्रतिबद्धता मटिहानी के विकास के प्रति थी, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कार्य करके मटिहानी की जनता की आशाओं पे मैं खरा उतरा हूँ। और यही कारण है कि आज फिर से चिराग जी भी और हम सब लोग मिल के माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, हम जहां वो थे वहीं वो आज भी हैं, हम जहां थे हम थोड़ा पहले आए, वो थोड़ा बाद में आए, बस इतने का ही अंतर। क्या इसके बाद हुआ, जब पार्टी आप छोड़े उसके बाद इधर आए तो कभी कॉल आया हो, कभी मतलब उनको लगा हो जो मतलब राजकुमार ये मतलब तुम पे बहुत उम्मीद थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये बातें कभी ऐसी हुई भी? नहीं, अब ऐसी कभी भी बात नहीं हुई, ना मेरे छोड़ने से पहले भी बहुत लिमिटेड बात हुई है, और छोड़ने के बाद कभी कोई कॉल नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिन्होंने मुझे टिकट दिया था, मैंने छोड़ने से पहले उनको बता दिया था कि मैं असहज स्थिति में हूँ और मुझे काम करना है, इसलिए मैं आपकी पार्टी को छोड़ रहा हूँ। तो क्या लग रहा है जो मतलब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, क्योंकि एनडीए में तो प्रचार प्रसार का काम पड़ता है, तमाम सभी लोग एक हैं, तो क्या लग रहा है जो सब कुछ मतलब हो चुका है? सब कुछ सॉर्ट आउट है, एनडीए एकजुट है, हम सब लोग एकजुट हैं, एक साथ मिलकर चुनाव में जा रहे हैं और फिर से एनडीए का परचम मटिहानी से लहरा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल मटिहानी की हुई, आपको जो तमाम चीज़ें थी उस पर हुई, अब बात करेंगे जो आप लोग कहते हैं, या जदयू हो चाहे बीजेपी हो, एनडीए के लोग हो, ये कहते हैं 225 हमारा लक्ष्य है, और तेजस्वी आपने देखा होगा विधानसभा में टी शर्ट पहन करके आते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, भाई 65% आरक्षण हम लोग थे तो उसको ले गए थे, जदयू ने मजबूती से बात ही नहीं रखा था, आज फिर पीछे हो गए हैं। रोजगार की बात करते हैं, जो 17 महीने के लिए आए तमाम लोगों को रोजगार दिए। क्या लग रहा है, इस आप भी क्षेत्र से आते हैं, दीनदार क्षेत्रों में घूमते हैं, क्या लोगों पर आरजेडी का इम्पैक्ट है, या फिर आप लोग 225 जो कह रहे हैं वही होगा? देखिए, लोगों पे विकास के प्रति सोच है, और विकास आरजेडी के कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं, तो लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे विश्वास करते हैं, उनके विकास कार्यों को उन्होंने देखा है, महसूस किया है, उसका उपयोग कर रहे हैं, विकास संबंधी सारी जितनी चीज़ें हुई हैं उसका। और जहाँ तक बात आपने आरक्षण की तो 65% आरक्षण माननीय नीतीश कुमार जी ने ही दिया है, वो तो अभी कोर्ट से रोक लग गया है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं, तो ये तो वैधानिक प्रक्रिया है, जिस दिन वहाँ से आएगा हम लोग निश्चित रूप से फिर से आरक्षण होगा, इसमें कोई बैक नहीं हुआ है। उसमें आरक्षण के मामले में तो आपने सदन में देखा होगा कि सभी दल के लोग, किसी ने भी आरक्षण का विरोध नहीं किया था, उस वक्त भाजपा विरोध में थी, विपक्ष में, उन्होंने भी आरक्षण का विरोध नहीं किया था, तो इसमें किसी का विरोध नहीं है। अच्छा, देखिए लोगों के बीच जो है, क्या जो तेजस्वी यादव का नैरेटिव है या फिर जो वो कह रहे हैं वो कारगर हो पाएगा, हम ये जानने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए लगातार आप लोग कह रहे 225, वो भी पूरा बिहार घूम रहे, वो कह रहे हैं जो भाई हम लोग का सरकार इस बार बनने जा रही है, तमाम लोग उसके कहते हैं, तो आपको क्या लगता है? फर्स्ट देखिए, कोई भी विपक्ष जब होता है तो वो भी चुनाव जीतने के लिए ही लड़ता है, अपनी स्ट्रैटेजी वो भी जीतने की ही बनाता है, और नैरेटिव भी वैसे ही सेट करता है। मेरा तो यही मानना है कि आपका नैरेटिव तभी कारगर होगा जब आप इफ़ेक्टिव मुद्दों पे बात करेंगे। आप व्यक्तिगत बातों पे बात करके कोई नैरेटिव सेट नहीं कर सकते हैं। बिहार के लोग अब प्रबुद्ध हैं, वो देखते हैं कि आज क्या लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, आज सड़कों की क्या स्थिति है, आज स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है। आप जान रहे हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश जो गरीब प्रदेश माना जाता है, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था हम देश की बन रहे हैं तेज़ गति से चलने वाली, तो वो नेतृत्व के कारण बन रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बिहार में बन रहा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, तो ये माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, उनकी क्षमता है, उसके आधार पे बन रहे हैं।
तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप कुछ भी आगे जा पाएंगे। आप व्यक्तिगत नैरेटिव सेट करके इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा राजकुमार जी, चर्चा ये भी होती है, आप भी सुने होंगे, जो 2005 से पहले क्या आपको कुछ ऐसा वाकया याद है जो आपको लगता है 2005 से पहले सच में जो है मतलब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो थी ध्वस्त थी? क्योंकि सुभाष यादव जी ने भी उन्होंने भी आवाज़ उठाया, उन्होंने कहा जो अपहरण का जो है डील होता था सीएम हाउस से, ये बातें तमाम बातें उन्होंने की। तो आपका भी कहीं ना कहीं अनुभव होगा, क्या लगा 2005 से पहले सच में स्थिति वैसी थी या फिर अभी भी वैसे लोग कहते रहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये स्थिति तो थी, हम लोग सुनते थे, क्योंकि मैं रहता नहीं था। मैं 87 से ही लेके 2010 तक मैं बाहर था। मैं शिक्षा के लिए यहीं पटना साइंस कॉलेज से 87 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया था। उसके बाद लगातार मैं दिल्ली में रहा। 2010 में मैं बिहार में आया और 2009-10 में, और तब निश्चित रूप से स्थिति थी कि जब मैं आया तो चीज़ें बदल चुकी थी। लोग उस वक्त दहशत का माहौल 90 और से लेके 2005 तक में निश्चित रूप से हम सुनते थे, लोग पलायन कर रहे हैं, रोज़ अपराध की घटना होती थी, रोज़ अपहरण का घटना होता था। अपहरण तो एक बड़ा ही उद्योग सा बन गया था और उसके बड़े ही पॉइंट्स बने हुए थे, कैसे कौन अपहरण करेगा, कौन रखेगा, कौन छुड़ाएगा, और ये सब एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था। और जैसा कि आपने सुना कि उस वक्त सरकार के ही एक नुमाइंदे थे जो आज उस सब की कलई खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह बिहार में था। और यही कारण है कि बिहार को लोग दहशत के नाम से सुनते थे, जानते थे। आज भी बहुत लोग जो नहीं आए उन दिनों से अंदर, वो बिहार के नाम से सुनते हैं। लेकिन अब फिज़ा बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का काफ़ी ज़माना है, बिहार कितनी प्रगति कर रहा है, ये सब चीज़ लोगों को पता लगा है। और यही कारण है कि आज आपको बिहार में लोग नौकरी, बाहर के प्रदेश के लोग बिहार में नौकरी लेने के लिए आ रहे हैं और उनको मिल रहा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल लेंगे, क्राइम को लेकर के बेगूसराय की भी अगर बात कर ले, तमाम जगह की बात कर लें, घटनाएं होती है, सरकार ये कहती है जो हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम तमाम लोगों को अरेस्ट करें, गिरफ्तारी करें, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ रही है, लोग घटना को अंजाम मतलब दे रहे हैं। तो क्या इसके लिए इनकाउंटर की जो है आवश्यकता है, पुलिस का खौफ होना चाहिए इसके लिए? कई लोग हैं जो समर्थन भी करते हैं जो इनकाउंटर करना चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, छिटपुट घटनाएं होती रहती है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि प्रशासन का, पुलिस का इकबाल बुलंद रखने के लिए उसको कड़ाई से प्रशासनिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो भी व्यवस्था है, मैं किसी स्पेसिफिक व्यवस्था की बात नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस का इकबाल रहे, अपराधियों के मन में पुलिस का डर रहे, और ये डर कैसे पैदा हो ये पुलिस को तय करना है, वो करना चाहिए। योगी मॉडल की आवश्यकता बिहार में बीजेपी के लोग कहते हैं, तो क्या आप कैसे? नहीं, बिहार का एक अपना मॉडल है, बिहार का अपनी, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी बहुत चुस्त दुरुस्त है। नीतीश मॉडल ठीक है? नीतीश मॉडल बिल्कुल यही मॉडल काम किया है बिहार में 2005 से लगातार, और वही मॉडल ही काम करेगा। चलिए, तो हमारे साथ राजकुमार सिंह जी थे, तमाम बात कर रहे थे, काफ़ी लंबी बातचीत भी, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सहयोगी के साथ अंशु झा, न्यूज़ 22 पटना।